एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 से लेकर 21 ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स। क्योंकि हमारा जो लास्ट सेशन था संडे को वो हो नहीं पाया था, इसलिए आज हम 3 दिनों के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारा न्यूज़ है, हो सकता है सेशन लेंदी हो जाए, ठीक है। और जो न्यूज़ थोड़ी बहुत रह जाएंगी उनको हम कल के सेशन में ऐड ऑन करके उनको कवर कर लेंगे। तो कुछ भी न्यूज़ आपकी रहने वाली नहीं है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग एग्ज़ाम हो, इसके अलावा आपके स्टेट एग्ज़ाम है, इनफैक्ट आपका यूपीएससी एग्ज़ाम्स है, उसके लिए भी ये करेंट अफेयर्स आपका बेनिफिशियल होगा। आप चाहें तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हैं, किस तरीके के करेंट अफेयर्स पूछे गए हैं रिसेंट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें, ठीक है। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। तो अभी जो सबसे बड़ी न्यूज़ हमारी है वो है हमारा वर्ल्ड कप। आई होप आप लोग ने भी देखा होगा वर्ल्ड कप। तो ये हमारा 13th नंबर का एडिशन था, 13th नंबर का आईसीसी वर्ल्ड कप था, मेंस वर्ल्ड कप। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया विंस द मेंस आईसीसी क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। तो फाइनल मैच खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फाइनल खेला गया था और फाइनल जो था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। एंड फाइनल में इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने मेंस आईसीसी क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया है और ये 13th नंबर का एडिशन था। ऑस्ट्रेलिया का ये 6 नंबर का कप है। इसके पहले 5 बार ऑस्ट्रेलिया ओडीआई वर्ल्ड कप को जीत चुकी है। ये इसका 6 नंबर का टाइटल है। 1987, 1999, 2003, 7, 15 एंड अब 2023। तो टोटल 6 टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप को जीत चुकी है। सो इंडिया कितने बार जीती है वो भी अभी हम देख लेते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले विराट कोहली के बारे में। इन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया है। इस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की शुरुआत, इस अवार्ड की शुरुआत 1992 में हुई थी। इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1992 में इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। और यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। वहीं अगर हम बात करें मोहम्मद सामी के बारे में, तो इन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे अधिक जो है वो विकेट को लिया है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, जैसे कई बार आप लोग ने जब एग्जाम्स देते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम किस और नाम से जानते थे। तो आप लोग जब बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ते तो उसमें आप सुनते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यही बाद में जाके जो है वो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। तो वैसे ही पूछा जा सकता है कि बताइए जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसे पहले हम किस नाम से जाना करते थे। तो देखिएगा, पहला जो आपका आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पहला जो वर्ल्ड कप खेला गया था वो इंग्लैंड में खेला गया था, क्लियर है। तो ये जो पहला वर्ल्ड कप खेला गया था, सेकेंड वाला खेला गया था एंड थर्ड खेला गया था, तो इसका नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप। फिर बाद में 1987 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसे को-होस्ट किया था, उसका नाम था रिलायंस कप। और जब 5वां एडिशन होता है, जब 5th एडिशन होता है आपका ओडीआई वर्ल्ड कप का, तब हम इसे वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं। इसके पहले हम इसे 2 और नाम से जानते थे, प्रूडेंशियल कप पहले, दूसरे और तीसरे एडिशन में। चौथे एडिशन में हमने इसका नाम दिया था रिलायंस कप, और 5वां जो एडिशन था उससे हमने नाम दिया है मेंस क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप। पहला मैच कहाँ हुआ था? जैसा कि मैंने कहा, होस्टिंग कंट्री थी पहले वर्ल्ड कप की 1975 में इंग्लैंड। डन। पहला मैच कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। विनर कौन थी? वेस्ट इंडीज की टीम थी। रनर अप कौन था? ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। वैसे ही अगर अभी हम रिसेंट में 2023 के बारे में बात करें तो ये हमारा 13th नंबर का एडिशन है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। इंडिया होस्ट कंट्री थी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इंडिया रनर अप रही है, क्लियर है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन की बात करें तो पैट कमिंस जो है वो यहाँ पे कप्तान थे या कैप्टन थे। अब बात करेंगे 2027 में, मतलब जो 14th नंबर का आईसीसी वर्ल्ड कप होना है मेंस वर्ल्ड कप, वो साउथ अफ्रीका, नमीबिया और जिम्बाब्वे होस्ट करने वाले हैं। वहीं जो 15th नंबर का एडिशन है 2031 में, इसे इंडिया एंड बांग्लादेश मिलके होस्ट करने वाले हैं। डन इतनी इन्फॉर्मेशन। चलिए आप यहाँ पर एक और लिस्ट देख सकते हैं कि इंडिया अभी तक आप देखेंगे कि 2 बार वर्ल्ड कप को जीती है, 1983 में और 2011 में।
1983 और 2011 में वर्ल्ड कप को जीती है। और रनर अप कब रही है? तो 2 बार रनर अप रही है, 2003 में और अभी 2023 में। तो आपको ये भी बातें पूछी जा सकती है एग्जाम में कि इंडिया ने कितनी बार मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, तो 2 बार। कितनी बार रनर अप रही है? तो आंसर हो जाएगा 2 बार। सबसे सक्सेसफुल टीम अगर पूछ ली जाए तो बता देना ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 टाइम इस टाइटल को जीता है और 2 बार रनर अप रही है। डन इतनी चीजें। चलिए, इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है अबाउट द एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 कोर्स। हमने जनरल अवेयरनेस का टारगेटेड कोर्स लॉन्च किया है जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, पीडीएफ भी अवेलेबल है, पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं परचम के एप्लीकेशन से और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप इंडिविजुअल कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डे जो हमने 19, 20 एंड 21 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किए। ओके, सो फर्स्ट नंबर पे है वर्ल्ड टॉयलेट डे। 19 ऑफ नवंबर को हम वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 2001 में हुआ था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली इसे डिक्लेयर किया था 2013 में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम थीम देखेंगे तो वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग चेंज। एक्सेलरेटिंग चेंज वर्ल्ड टॉयलेट डे 2023 की थीम है। 19 ऑफ नवंबर को हमने इंटरनेशनल मेंस डे भी सेलिब्रेट किया। बेसिकली जो मेंस हैं एंड बॉयज़ हैं उनको भी कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उनके इश्यूज को जो वो फेस करते हैं, उनके चैलेंजेस को बेसिकली अवेयरनेस दिलाने के लिए इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट किया। जीरो मेल सुसाइड यहाँ पर थीम है। जीरो मेल सुसाइड यहाँ पर थीम डिक्लेयर की गई है। अगला जो दिन है वो इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, जिसे हम वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे भी कहते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है। 14 ऑफ नवंबर को हम नेशनल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम बाल दिवस के नाम से जानते हैं। बेसिकली 14 ऑफ नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती चाचा नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे या फिर यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के बारे में, जिसको पहली बार 1954 में सेलिब्रेट किया गया था। बेसिकली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके वेलबींग के लिए काम करना, उनके राइट्स के लिए काम करना, ये इसका मकसद होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को पास किया था और फाइनली इसे 1959 में डिक्लेयर किया था। थीम क्या रही है? तो थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। एवरी चाइल्ड एवरी राइट यहाँ पर थीम है। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके चिल्ड्रंस के राइट्स को लेकर हैं। जैसे कि अगर आप बात करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 मतलब 2002 में हुआ था। ये जो हमने अमेंडमेंट किया ना, उस अमेंडमेंट में हमने एक फंडामेंटल राइट को जोड़ा जो है आपके आर्टिकल नंबर 21A में। और आर्टिकल नंबर 21A हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, जिसमें लिखा गया है कि जो 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चे होंगे उनको यहाँ पे उनको पढ़ने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। क्लियर? ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? ये क्वेश्चन रिसेंटली एसएससी में पूछा गया था 2010 में। 2010 में राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसे इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अलावा हमारे जो डीपीएसपी है, हमारा डीपीएसपी का जो आर्टिकल नंबर 45 है वो भी हर एक राज्य को, हर एक स्टेट को कहता है कि आपको 16 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को एडुकेट करना है। कंपल्सरी एजुकेशन की बात यहाँ पर की गई है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, 21 ऑफ नवंबर को हमने सेलिब्रेट करा है वर्ल्ड टेलीविजन डे। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे हमने 21 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया है। पहली बार 1996 में ऑब्जर्व किया गया था और थीम क्या है? एक्सेसिबिलिटी। डन। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डे हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फिशरी डे। इसको भी हमने 21 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया। ठीक है, 2 दिन का पूरा फेस्टिवल है, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा अहमदाबाद में। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग टू ऑर्गेनाइज ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 ऑन 21 एंड 22 ऑफ नवंबर एट अहमदाबाद। ठीक है, जिसकी थीम क्या डिसाइड की गई है? सेलिब्रेट द फिशरी एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। अब यहाँ पर एक डेटा सामने आया है और डेटा कहता है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि
मछली उत्पादन में या मत्स्य उत्पादन में अगर देखेंगे तो भारत की रैंकिंग 3rd नंबर पे है। एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर के मामले में 2nd नंबर पे इंडिया है, ठीक है। और 4th नंबर पे आता है आपका लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्टर, ठीक है। सी फूड को एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत की रैंकिंग 4 नंबर पे है। और पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड के मामले में फिश के प्रोडक्शन में भारत 8% कंट्रीब्यूट करता है। ये डेटा भी हमको दिया है और ये सारा डेटा पीआईबी का डेटा है। आप चाहें तो डिटेल में पीआईबी के डेटा को स्टडी कर सकते हैं। डन, ओके। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, देखिएगा एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 8000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 7 दिसंबर है। प्रीलिम का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में होगा। मेंस जो बता रहा है टेंटेटिव डेट वो फेब बता रहा है, फेब 2024, ठीक है। आपको तो पता ही है कि जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें जनरल अवेयरनेस नहीं आता, उसमें 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग एंड इंग्लिश है। लेकिन जो आपका मेंस का पेपर होता है उसमें जनरल अवेयरनेस आता है। डन है इतनी चीज़ें, तो आप आज ही चेकआउट कर लीजिएगा और इस नोटिफिकेशन को स्टडी करके अगर आप एलिजिबल है और बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डन, चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। फर्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है उनके बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दे रहे हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2022 रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कोविड-19 वॉरियर्स को। यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पे जो चेयरमैन है या फिर कह सकते हैं जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की चेयरमैन सोनिया गांधी जी हैं और ये भी इस पूरी सेरेमनी में प्रेजेंट आपको दिखाई देंगी। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022 अवार्ड्स रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और ये अवार्ड किसे दिए गए हैं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, पहला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड सेकेंड है ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, जो कि कोविड वॉरियर रहे हमारी कंट्री के, उन्हें ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है फॉर 2022 के लिए। यहाँ पर हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी जी, उनके द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। किसे दिए गए हैं? पहले पर्सन है शरद कुमार अग्रवाल। शरद कुमार अग्रवाल कौन है? प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। सेकंड है रॉय के जॉर्ज, ये प्रेसिडेंट है ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में इनके द्वारा ये अवार्ड जो है वो रिसीव किए गए। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज की शुरुआत कब की गई? तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज की शुरुआत 1986 में की गई और इस अवार्ड की जो नाम रखा गया है वो हमारी कंट्री की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया, जिसमें 25 लाख रुपए 25 लाख रुपीज यहाँ पर प्राइज मनी दी जाती है। कोई भी विमेन, मैन, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट अगर ह्यूमैनिटी के फील्ड में या फिर आपके प्लेनेट अर्थ के सेक्टर में काम करता है तो उन्हें यह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए अगले जो पर्सन है वो है आलोक शर्मा। ये है आलोक शर्मा जी और इन्हें एसपीजी का डायरेक्टर बनाया गया है। अब ये एसपीजी क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी का मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है और एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा कह सकते हैं कि रन की जाती है। बेसिकली जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस है या प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना या उनके जो रिलेटिव है जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में रह रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम एसपीजी करती है। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स इज अ गवर्नमेंट बॉडी जो कि सेफगार्ड करती है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। डन इतनी चीजें। और इसी बॉडी के जो डायरेक्टर बनाए गए हैं वो आलोक शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ आलोक शर्मा एज अ न्यू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये आपको याद रखना है। इसके पहले ये क्या काम कर रहे थे? तो करेंटली ये डिप्टी एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे एसपीजी में और अब इन्हें डायरेक्टर बना दिया गया है एसपीजी का। फर्दर इंस्ट्रक्शन तक ये रहेंगे। ठीक है, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फर्दर ऑर्डर तक ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ कंट्री के बारे में। पहले तो आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में ये तो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका पूरा सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। यहाँ पर आपको कई सारे कैरेबियन आइलैंड्स देखने को मिलेंगे कैरेबियन सी में।
अभी देख लीजिए, वापस से मैप नहीं दिखाऊंगे क्योंकि आने वाली जो न्यूज़ है वो कैरेबियन आइलैंड पे होगी, तो इसलिए आप पहले देख लीजिए। जो कैरेबियन सी में ये जो कंट्रीज़ हैं यही आपके कैरेबियन आइलैंड्स कहलाते हैं, ठीक है, कैरेबियन नेशन कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो सेंट्रल अमेरिका का एरिया है, यहाँ पर आपको 2 कंट्रीज़ दिखाई दे रही होंगी। एक कंट्री है ये जिसका नाम है एल सेल्वाडोर, देख लिया, एंड सेकेंड कंट्री आपको दिखाई दे रही है निकारागुआ, ठीक है। निकारागुआ और एल सेल्वाडोर ये दोनों कंट्री देख ली हैं। एल सेल्वाडोर में अभी जो 72 नंबर के 72nd नंबर के मिस यूनिवर्स जो सेरेमनी हुई थी या मिस यूनिवर्स का जो कंपटीशन हुआ था वो कहाँ हुआ है? 72 नंबर का एल सेल्वाडोर में हुआ है। तो अगर पूछ लिया जाए कि 72 नंबर का मिस यूनिवर्स का वेन्यू क्या था, तो आंसर हो जाएगा एल सेल्वाडोर कंट्री थी जो इसको होस्ट कर रही थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो 72 नंबर की मिस यूनिवर्स रही हैं वो रही हैं कहाँ से? निकारागुआ से, और ये पहली पर्सन बन गई है जो इस कंट्री से मिस यूनिवर्स बनी है। डन। इनका नाम अगर देखेंगे तो इनका नाम है सैनिस पाल्सियोस जो है ये बन गई है मिस यूनिवर्स 2023। 72 नंबर की ये मिस यूनिवर्स रही हैं और ये फर्स्ट है वीमेन जो इस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो इंडिया के कितनी पर्सन है जो कि मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं? तो आंसर हो जाएगा 3। इंडिया ने 3 बार इस टाइटल को जीता है। पहली बार सुष्मिता सेन ने जीता था 1994 में। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। इसके अलावा लारा दत्ता 2000 में और हरनाथ संधू ये आपको 2021 में मिस यूनिवर्स देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये जो 72 नंबर का मिस यूनिवर्स हुआ, क्या कोई इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था? आंसर है यस। इंडिया की तरफ से श्वेता सारदा जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, इन्होंने इस कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। डन। नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक और अवार्ड के बारे में। अवार्ड के बारे में चर्चा करने से पहले ये पर्सन कौन है? इनका नाम है पेरुमल मुरुगन। इनका नाम क्या है? पेरुमल मुरुगन है और इनकी जो नोबल है उस नोबल का नाम है फायर बर्ड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फायर बर्ड के राइटर कौन है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेरुमल मुरुगन राइटर है और इन्हें रिसेंटली JCB प्राइज दिया गया है। JCB प्राइज लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है और इस अवार्ड की शुरुआत 2018 में हुई थी। पहली चीज़ तो ये सीख ली। तो अगर पूछ लिया जाए JCB प्राइज, नाम से समझ में आता है कि JCB मशीन और आपका कंस्ट्रक्शन से है, ऐसा नहीं है। वो पूछ सकता है कि JCB प्राइज किस कैटेगरी में दिया जाता है या किन को दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, साहित्यकारों को दिया जाता है, जो राइटर होते हैं उनको दिया जाता है। 2018 में इस अवार्ड की शुरुआत हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं इतने में। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर ये जो अवार्ड होता है इसमें 2 पर्सन होते हैं। एक जो होता है ओरिजिनल ऑथर जो नोबल को लिखता है, उसको यहाँ पे 25 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं, 25 लाख रुपए। अगला जो पर्सन होता है उसको किसी भाषा में आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेट करता है। तो दूसरा पर्सन कौन है? ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर को 10 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। क्लियर? तो प्राइज मनी भी हमने देख ली। अब बात करते हैं किसे दिया गया। तो तमिलनाडु के या तमिल राइटर है जिनका नाम है पेरुमल मुरुगन। इन्हें यहाँ पर JCB प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया है। इनकी जो नोबल है फायर बर्ड के लिए, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, जो कि तमिल नोबल थी जिसका नाम है अलंदापाची। तो तमिल में इन्होंने लिखी थी, बाद में इसको ट्रांसलेट कर दी गई इंग्लिश में। तो ट्रांसलेटर कौन है? ट्रांसलेटर है यहाँ पे जननी कनन। मेरी बात समझ आ रही है कि तमिल राइटर हैं जिनका नाम है पेरुमल मुरुगन, जो कि एक्चुअल ऑथर है, मतलब 25 लाख रुपए वाले हैं। इन्होंने तमिल में एक नॉवल लिखी और इसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया जिसका नाम रखा गया फायर बर्ड, और इसे फिर JCB प्राइज दिया गया है। तो एक ऑथर हो गए, एक ट्रांसलेटर हो गए। डन। चलिए, अगले पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी एग्जाम में छपे हुए मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे हैं RBI के फॉर्मर गवर्नर के बारे में जिनका नाम है S वेंकटरमन। इनका नाम क्या है? S वेंकटरमन है और ये RBI के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं जब हमारी कंट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, जब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उस समय RBI के गवर्नर थे। इनका जो टेन्योर था वो आप देखेंगे 1990 से 1992 के बीच का आपको समय देखने को मिलेगा। ये वही समय है जब हम LPG मॉडल को लेकर आते हैं, हम IMF की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने का काम करते हैं। तो ये वो वही क्रूशियल समय है। उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? S वेंकटरमन थे और ये हमारे भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 18th नंबर के गवर्नर रहे हैं, 18वें नंबर के गवर्नर रहे हैं और इनकी डेथ हो गई। ही पास्ड अवे रिसेंटली।
क्लियर है? इसके पहले फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। डन। चलिए अगले पर्सन देखो, ये पर्सन जो है इसको आप कंप्यूटर से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। आपका जो टेक वाला पोर्शन है वहाँ से भी रिलेट हो जाता है, करंट अफेयर्स तो हो ही जाता है, तो काफ़ी जगहों से क्वेश्चन कवर होता है। हम बात कर रहे हैं ओपन एआई के सीईओ के बारे में, जो थे, अभी तो नहीं है। इनका नाम है सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ थे, इन्हें फायर कर दिया है। हालांकि मैंने जब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि वापस से इनको अप्रोच किया गया कि वापस से ओपन एआई को ज्वाइन कर लो, बट इन्होंने डिनाई कर दिया और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन सत्य नडेला के द्वारा दी गई है। अब क्या है वो ज्वाइन करेंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है कि सैम ऑल्टमैन इन्हें फायर कर दिया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ की पोस्ट से ओपन एआई के द्वारा। ये सीईओ थे ओपन एआई के 2019 से 2023 तक के लिए, और अभी जो आप कह सकते हैं कि इंटरिम जो सीईओ बनाई गई हैं वो है मीरा मूर्ति। मीरा मूर्ति जो कि सीटीओ है मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, इन्हें इंटरिम रूप से सीईओ बनाया गया है ओपन एआई का, ठीक है। और ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सैम ऑल्टमैन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करने वाले हैं। डन। चलिए अब यहाँ पे हम कैरेबियन कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कैरेबियन आइलैंड वाला जो एरिया था वो मैंने दिखा चुका है आपको। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा मतलब हमारे जो विदेश मंत्रालय हैं जो कि एस जयशंकर जी के पास है फिलहाल, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये है अमित एस तेलंग, इन्हें इंडियन एनवॉय टू द कैरेबियन कम्युनिटी बनाया गया है। कैरेबियन कम्युनिटी के लिए जो इंडियन एम्बेसडर हैं वो किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा अमित एस तेलंग को बनाया गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी जिनका नाम है अनिल कुमार को भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया का नेक्स्ट एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा बनाया गया है। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जो एनबॉय होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत होते हैं, उनकी नियुक्ति मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है, मतलब हमारा विदेश मंत्रालय करता है, ठीक है। अगले पर्सन जो है उनके बारे में बात करते हैं, इनका नाम है BN गोस्वामी मतलब ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी। ही पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 19। और ये कौन थे? आर्ट हिस्टोरियन थे। कौन है ये? आर्ट हिस्टोरियन है, और इन्हें पद्म अवार्ड भी मिल चुका है। इन्हें पद्मश्री मिला था 1998 में, इसके अलावा 2008 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो आपको याद रखना, एक ऑथर भी रहे हैं, एक हिस्टोरियन भी रहे हैं, एक इतिहासकार रहे हैं बेसिकली, जिनका नाम था ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी। ही पास्ड अवे रिसेंटली। और इनकी जो आर्ट थी या जो इनकी पेंटिंग की स्टाइल थी, इन्होंने पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग में भी काम किया हुआ है और 26 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। क्लियर? ये कुछ पर्सन्स थे जो न्यूज़ में थे। अब हम बाकी स्टेट और नेशनल न्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। मैं जानती हूँ न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो भी रह जाएगा उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है लद्दाख को 4th नंबर का, लद्दाख के 4th नंबर को GI टैग मतलब 4th नंबर के प्रोडक्ट को GI टैग दे दिया गया है। आपको कुछ समय पहले मैंने बताया था लद्दाख के पश्मीना, लद्दाख के एप्रिकॉट और लद्दाखी जो वुड कार्विंग थी उसको पहले ही GI टैग दिया जा चुका था। 4th नंबर का जो प्रोडक्ट बन चुका है जिसको GI सर्टिफिकेशन या जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी बकथ्रॉन। ये जो आपको दिख रहा है फ्रूट जैसा, यही है, इसे GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। GI रजिस्ट्री जो होती है वो कौन ऑपरेट करता है? डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा बेसिकली GI रजिस्ट्री की जाती है प्रोडक्ट्स की। GI टैग 10 ईयर्स के लिए रहता है, उसके बाद इसे रिन्यू कराने की ज़रूरत होती है। डन। नेक्स्ट है स्कॉच अवार्ड के बारे में। अब देख लेते हैं इसके बारे में। बेसिकली स्कॉच ग्रुप एक इंडिपेंडेंटली थिंक टैंक की तरह काम करता है, ठीक है, और इसका फॉर्मेशन 1997 में किया गया था और इनके द्वारा 2003 से स्कॉच अवार्ड की शुरुआत की गई। बेस्ट गवर्नेंस के लिए बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। फिनेंस के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, गुड गवर्नेंस के सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में ये
होता है। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे 2023 का स्कॉच नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? तो कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को दिया गया है। कर्नाटका राज्य सड़क परिवहन निगम को बेसिकली स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। ठीक है, इन्होंने अच्छा काम किया। इसके अलावा इन्होंने जो अपने वर्कर्स थे उन वर्कर्स के लिए 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल कवरेज भी प्रोवाइड किया, मतलब इंश्योरेंस स्कीम भी रन की थी, और ऐसा करने वाला ये पहला अपने आप में सड़क परिवहन निगम था। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जनवरी में अयोध्या में जो राम मंदिर है उसको इनॉग्रेट किया जाएगा, भगवान राम की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया जाएगा, रखा जाएगा। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे अयोध्या में जो सरयू रिवर है वहाँ पर आपको सोलर पावर वेसल्स देखने को मिलेंगे। इनकी मदद से सरयू रिवर पे लोग घूम सकते हैं, भगवान राम से रिलेटेड जो भी प्लेसेस हैं उनको जान सकते हैं, भगवान राम का जो इतिहास रहा है उसको समझ सकते हैं। इसलिए सरयू रिवर पे यहाँ पे सोलर पावर वेसल्स की शुरुआत की गई है। सो 2 सोलर पावर मिनी क्रूज शिप्स इनको लॉन्च किया गया है सरयू रिवर में अयोध्या में। बिफोर द इनॉग्रेशन ऑफ द राम टेम्पल इन जनवरी 2023, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले इसको लॉन्च किया गया है। द सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय द अलकनंदा क्रूज। अलकनंदा क्रूज बेसिकली एक कंपनी है जो कि बेस्ड है वाराणसी से, और उनके द्वारा इस क्रूज की शुरुआत की गई जिससे एक जो टूरिस्ट होते हैं उनको एक यूनिक एक्सपीरियंस मिल सके और इको फ्रेंडली एक्सपीरियंस आपको मिल सके, और सरयू रिवर पे आप घूम सकें और भगवान राम से रिलेटेड जो भी प्लेसेस हैं उनको आप देख सकें। डन। चलिए अब बात करते हैं यूनिकॉर्न्स के बारे में। तो इंडिया रैंक नंबर 3 पर है और इंडिया में 72 यूनिकॉर्न्स देखे गए हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न्स कंपनी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया रैंक 3rd विथ 72 यूनिकॉर्न्स। इंडिया की रैंकिंग किस नंबर पे है? 3rd नंबर पे है। इंडिया के पास यूनिकॉर्न कंपनी कितनी है? 72 कंपनीज यहाँ पर है, जिनकी टोटल वैल्यूएशन कितनी है? 195.75 बिलियंस आपको देखने को मिलेगी। तो टॉप पर कौन है? टॉप पर है यूएसए, और यूएसए के पास जो यूनिकॉर्न कंपनी है वो 668 है। सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे है चाइना, और चाइना के पास जो यूनिकॉर्न है वो 172 नंबर पे है। 172 आपको यूनिकॉर्न देखने को मिलेंगे, चाइना सेकेंड नंबर पे, और 3rd नंबर पे है इंडिया, और इंडिया के पास केवल अभी फिलहाल 72 यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल वर्ल्ड वाइड जो यूनिकॉर्न कंपनी है उसका लगभग 5% ही वैल्यूएशन को होल्ड करता है। फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने ग्लोबल रैंकिंग दिखाई है इस इंडेक्स में वो है बाइजू, और इसकी पोजीशन आपको 36 प्लेस पे देखने को मिलेगी, जिसकी वैल्यूएशन $11.50 बिलियन की मिलेगी। डन। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रज राज उत्सव। तो ब्रज राज उत्सव ये मथुरा में उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाएगा 23 नवंबर को, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेजेंट रहेंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर मोदी। बेसिकली ये जो पूरा त्यौहार है ये आपका ब्रज राज उत्सव है। ब्रज राज उत्सव जो है वो लगभग 14 डेज तक चलता है। ठीक है, काफ़ी लंबे दिनों तक चलता है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इसे अटेंड करने वाले हैं मथुरा में उत्तर प्रदेश में 23 नवंबर को। इसके अलावा ये श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी टेम्पल में भी जाएंगे पूजा करने के लिए, और मीराबाई की बर्थ एनिवर्सरी भी उस समय सेलिब्रेट की जा रही है। तो हेमा मालिनी जी का डांस होगा, उनकी फिल्म वगैरह भी दिखाई जाएगी जो कि मीरा से रिलेटेड है। तो मीराबाई जी की जयंती भी इसी बीच में पड़ रही है। मीराबाई जी का जन्म जो है वो 1448 में हुआ था, जो कि डॉटर थी राठौर रतन सिंह जी की, और ये शुरू से ही भगवान कृष्ण की डिवोटी थी, भक्त थी, और इनकी जो शादी है इनकी मर्जी के खिलाफ भोजराज प्रिंस ऑफ मेवाड़ से करा दी गई थी, और उसके बाद आपने उनकी कहानी डेफिनेटली सुनी होगी। तो 23 से लेकर 25 नवंबर तक ब्रजराज उत्सव में बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। ये पूरा जो प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने कहा कि 14 डेज का प्रोग्राम होता है, और जो आपका यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद, यूपी टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक और चर्चा में जो है वो है बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर। पहले यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे बैन लगा दिया था कि नहीं, इसका कंस्ट्रक्शन नहीं होना है, लेकिन फाइनली यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है, और बहुत ही जल्दी बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा, इसका डेवलपमेंट भी चल रहा है। डन। चलिए नेक्स्ट है पंजाब के बारे में। अब देखिएगा 27 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, और तब से यहाँ पंजाब में
फ्री फ्लोर होम डिलीवरी स्कीम की शुरुआत की जाएगी, मतलब घर घर तक फ्री में आटे की डिलीवरी की जाएगी बेसिकली। तो पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एग्री टू इंट्रोड्यूस टू होम डिलीवरी सर्विस फॉर व्हीट एंड फ्लोर ऑफ द स्टेट अनप्रिविलेज्ड। तो जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं या जो गरीब लोग हैं राज्य के, उनको यहाँ पे घर घर गेहूं और आटे की डिलीवरी बेसिकली की जाएगी। ठीक है, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और इसको अप्रूवल चीफ मिनिस्टर भगवत मान के द्वारा किया गया है। इसके अलावा पंजाब आटा दाल स्कीम के बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत ऑफिशियली तो इसी महीने हो जाएगी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा वो जनवरी में नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के जो भी कह सकते हैं बेनिफिशरीज हैं, उनको 1.42 करोड़ यहाँ पर फ्लोर या फिर आपका आटा दिया जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया है, 3 दर्जन से ज़्यादा जो आपकी ग्राइंडिंग मिल्स होती हैं जो कि गेहूं को पीसती हैं, उनको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाली है। ठीक है, ये सारा कार्यक्रम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पास हुआ था। इसको अप्रूवल 5 जुलाई 2013 में दिया गया था, जिसके अंतर्गत वीट 2 रुपये पर केजी, राइस 3 रुपये पर केजी, है ना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मोटे अनाज 1 रुपये पर केजी। डन। नेक्स्ट है अल एन बुक फेस्टिवल। हम बात करने वाले हैं अल एन बुक फेस्टिवल के बारे में 2023। इसको 9 हेरिटेज सिटी जो कि आपको देखने को मिलेंगी अरेबिक कंट्री में, वहाँ पर इसे होस्ट किया जाना है। तो 14th, ये कौन से नंबर का है, 14th नंबर का अल एन बुक फेस्टिवल है, जिसको लॉन्च किया जा रहा है आबू धाबी अरेबिक लैंग्वेज सेंटर में। और बेसिकली जो अरेबिक कल्चर है, अरेबिक जो भाषा है, उसके जो आर्ट वर्क है या उसका जो लिटरेचर है, साहित्य, उसको वर्ल्ड वाइड पहुंचाने के लिए बेसिकली 9 हेरिटेज सिटी में इसको होस्ट किया जा रहा है। और होस्ट कौन कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा होस्टेड बाय शेख तहनून बिन मोहम्मद अल नहल, जो कि रूरल रिप्रेजेंटेटिव है अल इन रीजन के। ये जो फेस्टिवल है 19 नवंबर से 25 नवंबर तक होना है। इसके पहले मतलब इस इवेंट की शुरुआत 2009 में हुई थी। 2009 में इस फेस्टिवल या इस इवेंट की शुरुआत की गई थी। क्लियर है। अब यहाँ पे थीम क्या है, तो थीम है ऑल आईज ऑन अल इन। ठीक है, ऑल आईज ऑन अल इन इसकी थीम है। क्लियर है। अब यहाँ पे कंज अल झील अवार्ड भी दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम ये अवार्ड भी दिया जाएगा। जो नबाती पोइट और एकेडमिक्स होते हैं उनको बेसिकली ये अवार्ड दिया जाना है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है नेस्ट। ठीक है, नेस्ट इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा एक रेटिंग एंड सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम है नेस्ट। नेस्ट इनिशिएटिव जो है वो जो डोमेस्टिक हम घर बनाते हैं, जो हम घरों का निर्माण करते हैं, आप कितना इको फ्रेंडली बनाते हैं, कितना आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली हाउसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं और प्रमोट करते हैं सस्टेनेबिलिटी को। तो उस इनिशिएटिव के लिए, उस सर्टिफिकेशन के लिए बेसिकली इसे लॉन्च किया गया है। सो NEST मतलब नेस्ट इनिशिएटिव इज टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन इन द डोमेस्टिक हाउसिंग सेक्टर। इसके लिए जो इंडिविजुअल हाउस ओनर्स होते हैं या फिर किसी रेजिडेंशियल सेक्टर में वो रह रहे हैं, तो वो ग्रीन बिल्डिंग की क्या फीचर्स है जिससे हम वाटर को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके और एनर्जी कंजप्शन भी हमारा कम हो, एक हेल्दी लिविंग स्पेस हमको मिल सके। तो ऐसी बिल्डिंग्स को एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और उस सर्टिफिकेशन का नाम क्या है, नेस्ट इनिशिएटिव या नेस्ट। क्लियर रहती चीज़ें। अब बात करेंगे इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का पार्ट है, जिसका फॉर्मेशन 2001 में हुआ था। और ये भारत की एक प्रीमियर सर्टिफिकेशन बॉडी है जो कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको रेटिंग करती है, सर्टिफिकेशन देती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कराती है एटसेट्रा। और हर साल ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस की जो एनुअल मीटिंग होती है उसको होस्ट करने का काम भी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का काम होता है। क्लियर है। इसके अलावा जो हमारे सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे हैं, कॉप का जो डिस्कशन है, वो भी रिप्रेजेंट करने का काम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल करती है। इसका हेड ऑफिस हैदराबाद में मिल जाएगा। नेक्स्ट है द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। एक और इंडेक्स आया, पहले हमने यूनिकॉर्न के बारे में देखा, भारत में 72 यूनिकॉर्न कंपनी और इंडिया की रैंकिंग 3rd नंबर पे है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और इसमें भारत की जो कंडीशन है काफ़ी ख़राब है। ठीक है, भारत की अगर पोजीशन देखोगे तो 103 नंबर पे भारत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 103 नंबर पे है।
बेसिकली ये इंडेक्स मेजर करता है कि कैसे आपकी कंट्री ग्रो कर रही है, टैलेंट को कितना आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और टैलेंट को किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन कुछ पैरामीटर्स पे बेसिकली इंडेक्स दिया जाता है। ठीक है, इस इंडेक्स को पब्लिश करने का काम कौन करता है? एक चेन है बिजनेस स्कूल की जिसका नाम है इंस्टीट, उसके द्वारा ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को दिया जाता है। ये इसका 10th एडिशन है। कौन सा संस्करण है? तो 10th एडिशन है, 10वां संस्करण है। ठीक है, जिसमें 134 कंट्रीज़ को जो कि आपके अक्रॉस द वर्ल्ड इनकम ग्रुप में आती है उनको शामिल किया गया था और 103 नंबर पर रैंकिंग भारत की है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो सिंगापुर है, सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड है, थर्ड नंबर पे आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा। ब्रिक कंट्रीज़ की बात करें तो ब्रिक कंट्रीज़ में भी भारत की जो कंडीशन है सबसे ख़राब है और चाइना की रैंकिंग 40 नंबर पे 40वें नंबर पे मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया? तो कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है हेलुसिनेट को। बेसिकली एक भ्रम की स्थिति होती है जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो मति भ्रम कहते हैं। मतलब कुछ चीज़ है नहीं लेकिन हमको एहसास होता है कि कुछ है। जब हम कुछ मेडिसिन वगैरह लेते हैं या मेंटल इलनेस हो जाती है तो इस तरीके का भ्रम होता है कि कोई चीज़ है वहाँ पर। होता है ना यार, पर्दा उड़ रहा है, कुछ पीछे छुपा हुआ होगा, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हेलुसिनेट को कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है और इसकी डेफिनेशन को और एक्सपांड करने का काम भी कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किया गया है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसका मतलब ये है कि जो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके लिए भी जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम होगा हेलुसिनेट। ठीक है, डन। अब बात करते हैं जोरावर के बारे में। ये है जोरावर, देख लिया सब लोगों ने। चलो, बहुत जल्दी इसका ट्रायल शुरू होने वाला है बाय द एंड ऑफ 2023 और इंडिया का ये लाइट वेट टैंक है। जोरावर इसका नाम है। ठीक है, जोरावर नाम क्यों रखा? क्योंकि देखो, जो हमारे जम्मू के राजा थे गुलाब सिंह जी 19th सेंचुरी में, तो 19th सेंचुरी में उनके जो मिलिट्री जनरल थे उनका नाम जोरावर था, तो उन्हीं के नाम पे इस टैंक का नाम रख दिया जोरावर। इंडिया का ये इंडिजिनियसली डिज़ाइन एंड डेवलप लाइट टैंक है जिसका इनिशियल नाम रखा गया है जोरावर और ये बहुत जल्दी ट्रायल के लिए रेडी हो जाएगा। 2023 के एंड तक इसको ट्रायल कर दिया जाएगा। इसको डेवलप एंड डिज़ाइन किसने किया है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। किसकी मदद से, किसके सहयोग से? तो LNT की मदद से इसको तैयार किया गया है। ये हर एक एरिया में, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड एरिया हो या मिडिल टर्नेट हो, किसी भी एरिया में आसानी से चलने में सक्षम होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ किया है। मतलब ड्रोन का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है। ठीक है, तो कई तरीके के मॉडर्न इक्विपमेंट यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं जोरावर में। डन। चलिए अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो आई थिंक ये वाली न्यूज़ मैंने बता दी है, अगर बता दी है तो ठीक है, नहीं बताई तो देख लो। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा अशोक वासवानी को MD एंड CEO अपॉइंट किया है। तो अशोक वासवानी जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO बन गए हैं। इसके अलावा विराट कोहली का वैक्स स्टैचू लॉन्च किया जाएगा जयपुर के वैक्स म्यूजियम में। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिकल सेल डिसीज़ या सिकल सेल एनीमिया के बारे में सुना होगा, थैलेसीमिया डिसीज़ के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इन दोनों डिसीज़ के लिए पहली बार जीन थेरेपी ट्रीटमेंट लेकर कौन आ रहा है? यूके के जो ड्रग रेगुलेटर है उन्होंने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिसीज एंड द थैलेसीमिया। डन। नेक्स्ट है लंदन की एक लग्जरी ट्रैवल मैगजीन है जिसका नाम है कंडे नास्ट। इनके द्वारा कहा गया है कि वर्ल्ड का जो बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए एशिया का 2024 में वो कौन सा है? कोच्चि है। ठीक है, एशिया का बेस्ट प्लेस टू विजिट इन 2024 इज कोच्चि। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, इसका 2nd एडिशन। ठीक है, और चेयर कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कैनी पोर्ट कहाँ पर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक है, आधे लोगों को चक्कर दिला देगा ये क्वेश्चन। कैनी पोर्ट कहाँ पर है? तो कैनी पोर्ट जो है वो कर्नाटका में है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से तैयार किया है। लगभग 4000 करोड़ रुपीस की यहाँ पे लागत आई है और उसको तैयार किसने किया है? JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा कैनी पोर्ट को कर्नाटका में तैयार किया है। एक डीप वाटर ऑल वेदर ग्रीन फील्ड पोर्ट है। ठीक है, और इसलिए JSW को इस पोर्ट को तैयार करने के लिए अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है ज़ैबियर मिलाई। डन। चलिए
अब अगली जो न्यूज़ है उसके बारे में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं आया। बाकी सारे न्यूज़पेपर ने डेफिनेटली कवर किया है, लेकिन निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि पहली बार इतिहास में भारत ने 4 ट्रिलियन जीडीपी को क्रॉस किया है। $4 ट्रिलियन। इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक माइलस्टोन अचीव कर चुकी है और भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एक साइक्लोन के बारे में जो कि आया है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है वहाँ पे, और वो लैंडफॉल कर चुका है हालांकि, जिसके कारण नॉर्थ ईस्टर्न का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी रेनफॉल भी हो रहा है। और ख़राब वेदर की वजह से जो मेघालय में हर साल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, तो पहले दिन का जो फेस्टिवल है उसको कैंसिल भी कर दिया गया है आपकी पुअर वेदर के कारण। ठीक है, तो साइक्लोन का नाम क्या है? तो साइक्लोन का नाम है मिधली, और ये नाम दिया है मालदीव्स ने। ठीक है, ये नाम किसने दिया है? मालदीव्स ने ये नाम दिया है। डन। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो फटाफट से। पहला है डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कौन बन गया है? तो आलोक शर्मा जी बन गए हैं। इनका काम क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ होगा? तो मैंने बताया था आपका हरियाणा में होगा। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का 2nd एडिशन कौन होस्ट करने वाला है? तो इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे और IRCTC का जो ज्वाइंट वेंचर है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ये डिपार्चर हो चुकी है कहाँ से? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से। नेक्स्ट है लंदन बेस्ड जो लग्जरी ट्रेवल मैगजीन है उसके अकॉर्डिंगली एशिया की बेस्ट प्लेस टू विजिट इन 2024 कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा कोच्चि। डायरेक्टर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस कौन बना है? तो ईशा अंबानी। इनके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। RBI ने 3% का अप्रूवल दिया है। ठीक है, उनमें से एक है ईशा अंबानी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक जापान एंड जर्मनी टू इमर्ज एज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय विच ईयर? किस साल तक इंडिया जो है वो जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत जो है वो ओवरटेक कर लेगा इनको और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको हमें देना है कमेंट सेक्शन में। कुछ न्यूज़ रह गई हैं, डेफिनेटली रह गई हैं। सेशन बहुत लेंदी हो रहा था इसलिए मैंने उनको नहीं लिया, लेकिन हम उनको डेफिनेटली कल डिस्कस कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।